Hello dear students, welcome back to Arena Tutorials. Today in this class we will have some discussion on chemical equation. So let's start the class. If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Chemical equation. Chemical equation is a very familiar word. आप लोग chemical equation के बारे में क्लास 7-8 से पढ़ते आ रहे हो. So whenever any chemical change goes on, that can be represented through chemical reaction. And chemical reaction हम लोग कैसे लिखते हैं? Chemical reaction is written by using symbols and formulas of various species involved in the change. अगर कोई भी chemical reaction होता है तो उस reaction में जो जो participants हैं या क्या reaction हो रहा है, कौन react कर रहे हैं, उनको हम लोग एक equation में represent करते हैं. So chemical equation is a symbolic representation of a chemical reaction using symbols and chemical formula of the substance involved in the reaction. Like अगर मैं बोलूँगी burning of coal, that means coal burn हो रहा है, तो ये एक chemical change हो रहा है, chemical reaction भी हो रहा है, तो उस chemical reaction को हम लोग कैसे represent कर सकते हैं? कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वी नो दैट कोल में कार्बन प्रेजेंट होता है एंड इफ इट इज बर्निंग दैट मीन्स इट इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन द एयर. सो कार्बन इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन एंड वी आर गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये एक केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज हो रहा है और मैं उसी केमिकल चेंज या रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही हूँ. तो एक्चुअल केमिकल इक्वेशन ये सेकेंड वाला पॉइंट है. That is carbon, that is C plus O2 is giving us what? Carbon dioxide. So this is representing a chemical equation. Now ऊपर वाला पॉइंट में आप देखिए, ये ऊपर वाला जो इक्वेशन है यहाँ पर मैंने कोई सिंबल्स या फिर कोई फॉर्मूला नहीं लिखा. हियर डायरेक्टली आई हैव रिटन द नेम ऑफ द रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट्स. मीन्स जो रिएक्ट कर रहे हैं एंड आफ्टर रिएक्शन हम लोगों को क्या मिल रहा है. तो इफ इस टाइप से अगर केमिकल इक्वेशन लिखा रहता है देन दैट इक्वेशन इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन. एग्जाम में वर्ड इक्वेशन दे के आता है एंड फ्रॉम दैट वर्ड इक्वेशन हम लोगों को केमिकल इक्वेशन बनाना पड़ता है. Okay, so now there are certain steps to write chemical equation. So हम लोग अभी थोड़ा steps देखते हैं. So here ऐसे ही मैंने एक example लिखा है, that is zinc plus HCl and it is giving us ZnCl2 plus hydrogen. Now chemical reaction लिखने का जो step है उसमें पहला steps ये होता है to write the name or symbols or formulas of the reactants. So इन द LHS साइड, LHS मीन्स हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड, मेरा लेफ्ट हैंड साइड ये है. सो इन द लेफ्ट हैंड साइड वी विल राइट द सिंबल्स और फॉर्मूलाज ऑफ द रिएक्टेंट्स. या फिर अगर हमारे पास ये वर्ड इक्वेशन है, जैसे कि यहाँ पर वर्ड इक्वेशन दिया है, तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड है. तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग रिएक्टेंट्स का नाम या फिर रिएक्टेंट्स का सिंबल या फिर फॉर्मूला लिखते हैं. तो रिएक्टेंट्स को किस साइड में लिखा जाता है? They are written on the left hand side. वैसे ही if I will talk about the products, because reactants react करके क्या देंगे? They will give us products. So products को हम लोग right hand side में लिखते हैं. This is my right hand side. So in the right hand side we usually write products. If हम लोगों के पास एक से ज़्यादा reactant है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? We will separate the reactants by using the plus sign or by giving the plus sign. So if we have more than one reactant or various reactants, so the symbols and formulas of various reactants are separated by a plus sign. Similarly अगर products हम लोग को एक से ज़्यादा मिल रहा है so the various products are also separated by plus sign. यहाँ पर दो प्रोडक्ट है तो मैं इनके बीच में प्लस साइन दी हूँ. इफ़ एक और प्रोडक्ट यहाँ पर मुझे लिखना रहता तो वहाँ पर भी मैं प्लस साइन देती. नाउ आई हैव ऑल्सो रिटन एरो हियर. सो एन एरो इज पुट बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में एरो हम लोग देते हैं. इस एरो को यील्ड भी बोलते हैं. दैट मीन्स व्हाट? रिएक्टेंट्स लोग रिएक्ट करके they are giving us or they are yielding us what? Products. So ये था कुछ steps to write chemical equation.
अच्छा, नाउ लिमिटेशंस ऑफ अ केमिकल इक्वेशन. जब पहले के ज़माने में एंशियंट टाइम्स में, अब एंशियंट का मतलब मैं उस टाइप का एंशियंट नहीं बोल रही हूँ, नॉर्मली जब इक्वेशंस लिखा गया था, सो एट दैट टाइम देयर वर सर्टन लिमिटेशंस ऑफ द केमिकल इक्वेशंस. केमिकल इक्वेशंस हम लोगों को बहुत सारा इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा था, सो उसका कुछ लिमिटेशंस था. सो वन बाय वन we will see the limitations of chemical equation which was written earlier. So, the first point, it was not able to give us any information about the physical state of the reactants and products. Like, अभी हम लोग ये example देखते हैं, जैसे कि here I have written C plus O2 and it is giving CO2. So, हम लोगों को, like मैं पहले का बता रही हूँ, जो limitation था, पहले केमिकल इक्वेशन हम लोगों को ये नहीं बता पाता था कि रिएक्टेंट्स का फिजिकल स्टेट क्या है एंड प्रोडक्ट्स का फिजिकल स्टेट क्या है. दैट इज वेदर दे आर इन सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट. सो ये बन गया था एक लिमिटेशन. बट नाउअडेज ये जो लिमिटेशंस है ये हट चुका है. दिस लिमिटेशन गॉट रिमूव्ड. हाउ इट गॉट रिमूव्ड? बिकॉज नाउअडेज वी हैव स्टार्टेड पुटिंग द सबस्क्रिप्ट एज फॉर सॉलिड, L for liquid, G for gas and AQ for aqueous solution. जैसे कि यहाँ पर I have written carbon. So मैंने यहाँ पर साइड में एक सबस्क्रिप्ट स्मॉल s करके लिखा है, छोटा s इन ब्रैकेट. सो ये जो स्मॉल s है वो बता रहा है कि ये कार्बन इज इन सॉलिड स्टेट. सिमिलरली ऑक्सीजन के पास में I have written small g. So this small g represents that this oxygen is in gaseous state. कार्बन डाइऑक्साइड के पास में भी G लिखा हुआ है. सो ये भी ये बता रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज इन विच स्टेट? गैसियस स्टेट. अच्छा, कहीं कहीं पर हम लोगों को ऐसे देखने भी मिलता है, लाइक अगर मैं इस टाइप का एक फॉर्मूला लिखी हूँ केमिकल इक्वेशन में और साइड में AQ लिखी हूँ, तो AQ का मतलब होता है एक्वस. व्हाट? एक्वस. एक्वस सोल्यूशन, जिसका मतलब है कि कॉपर सल्फेट का एक सोल्यूशन बनाया गया है जिसमें हम लोग वाटर को यूज़ कर रहे हैं एज सॉल्वेंट. मीन्स कॉपर सल्फेट सॉल्ट को वाटर में घोला गया है, उसमें उसका सोल्यूशन बनाया गया है. सो AQ रिप्रेजेंट करता है एक्वस सोल्यूशन. व्हाट्स विच सोल्यूशन? एक्वस सोल्यूशन. तो ये था पहला लिमिटेशन जो कि हम लोग इस टाइप से रिमूव करते हैं. So the second limitation of the chemical equation was it was not able to give us any information about the conditions required for the reaction to occur. That is, what should be the temperature, pressure, and what should be the catalyst which is used for the chemical equation. So all this information was not given earlier by the chemical equation. But आजकल हम लोग ये limitation को easily remove कर सकते हैं. How? By mentioning the conditions of the reaction on the arrowhead. Arrowhead के ऊपर मीन्स हम लोग को पता है कि we call it a arrow. So arrow के ऊपर में हम लोग conditions को represent करके limitations को easily remove कर सकते हैं. Like देखो in this reaction nitrogen is reacting with hydrogen and we are getting ammonia. NH3 is ammonia. So इस condition में और इस reaction में ये 3 कंडीशंस आर रिक्वायर्ड जो कि पहले केमिकल इक्वेशंस में नहीं लिखते थे. सो लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलता ही नहीं था कि किस टेम्परेचर में रिएक्शन हो रहा है और व्हाट शुड बी द प्रेशर ऑफ द गैसेस, कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा है. बट आजकल लिख देते हैं लाइक इन दिस रिएक्शन 500 ATM. ATM मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज रिक्वायर्ड. 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए इस रिएक्शन के लिए एंड द कैटलिस्ट विच इज रिक्वायर्ड इज आयरन. सो लाइक दिस हम लोग एरो के ऊपर कंडीशंस को लिख के इस लिमिटेशन को रिमूव कर सकते हैं. देन द थर्ड लिमिटेशन वाज it was not able to give any information about the heat change which is accompanying the reaction, like whether the reaction is using energy or it is releasing energy. इस टाइप का इंफॉर्मेशन पहले नहीं दिया जाता था. बट आजकल हम लोग बहुत सारा ऐसा रिएक्शन देखते हैं जिसमें प्रोडक्ट साइड में लाइक एक जगह में प्लस डेल्टा लिखा रहता है और कहीं कहीं पर माइनस डेल्टा लिखा रहता है. सो ये प्लस डेल्टा एंड माइनस डेल्टा हीट को रिप्रेजेंट करता है. डेल्टा का मतलब तो हीट होता है. सो इफ प्लस डेल्टा लिखा है दैट मीन्स हीट एनर्जी इज इवॉल्व. दैट मीन्स वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है.
एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम लोगों को पता है, ये वो रिएक्शन होता है इन विच हीट एनर्जी इज इवॉल्व और रिलीज। सिमिलरली अगर हम लोगों को कहीं पर माइनस डेल्टा देखने को मिलता है, सो उस केमिकल रिएक्शन में हम लोग को ये इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि यस, इन दिस रिएक्शन हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। ओके, देन स्पीड ऑफ द रिएक्शन, टाइम टेकन और रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। सो ये सब भी लिमिटेशंस हैं केमिकल इक्वेशन के। लाइक पहले नहीं बता पाते थे कि इस रिएक्शन करने के लिए कितना स्पीड है रिएक्शन का और कितना टाइम लगेगा फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो ये जो लिमिटेशंस है ये अभी तक भी उतना अच्छे से रिमूव नहीं हो पाया है। सो द लास्ट लिमिटेशन इज रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। पहले रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता था, वेदर द रिएक्शन इज रिवर्सिबल और नॉट। लेकिन ये जो ड्रॉबैक है, ये जो लिमिटेशन है, इट गॉट रिमूव्ड बाय यूजिंग एन एरो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन इन केस ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। देखो यहाँ पर ये जो एरो है ये इस एरो से डिफरेंट है ना। क्यों डिफरेंट है? बिकॉज ये एरो रिप्रेजेंट करता है रिवर्सिबिलिटी। अगर इस टाइप का एरो आ गया मतलब हम लोग को समझ जाना है कि रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। सो ये सब कुछ लिमिटेशंस था। नाउ वी विल सी some skeleton equation as well as balanced equation, because अगर हम chemical equation पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग skeleton and balanced equation के बारे में भी पढ़ेंगे। So skeleton equation is very easy। देखो normally अगर हम लोग के पास एक equation दिया गया है, I have written here KClO3, it is a reactant, it is giving KCl plus oxygen gas। तो यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि क्या ये दोनों साइड में ये मीन्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में क्या एटम्स का नंबर सेम है। सो यहाँ पर नॉर्मली स्केलेटन इक्वेशन में ये ऐसा इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है जिसमें केमिकल इक्वेशन तो लिखा रहेगा बट दैट इज नॉट बैलेंस्ड, वो अनबैलेंस्ड रहता है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन बोथ द साइड्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, वो दोनों सेम नहीं रहता है। सो अगर इस टाइप का अनबैलेंस्ड इक्वेशन हम लोग के पास है तो हम लोग उसको स्केलेटन या फिर बहुत बुक में स्केलेटल भी लिखा रहता है, स्केलेटन या फिर स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। नाउ बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन में दोनों साइड में लाइक इधर अगर कैल्शियम 1 है तो प्रोडक्ट साइड में भी कैल्शियम का नंबर कितना होगा? 1 ही होगा। सो बैलेंस्ड इक्वेशन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में जो भी एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के उनका नंबर इक्वल होता है। सो अगर इस टाइप से इक्वेशन हम लोगों को देखने को मिलता है देन वी कॉल दैम balanced equation। So a chemical equation in which total number of atoms of each element in the reactants which is in the left hand side is same as the number of atom in the product formed on the right hand side of the equation। जैसे कि मैं आप लोगों को बताई हूँ, अगर यहाँ एक कैल्शियम है तो वही कैल्शियम को हम लोग प्रोडक्ट साइड में इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पर कैल्शियम एक ही है तो यहाँ पर कैल्शियम का नंबर इक्वल है। सिमिलरली यहाँ पर मेरे पास क्या है? कार्बन, कार्बन यहाँ पर 1 है, कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है कार्बन के पास में या फिर सामने में। और यहाँ पर कार्बन कितना है? 1 है। तो ये कार्बन भी यहाँ पर बैलेंस्ड है। अब क्या बचा? ऑक्सीजन बचा। ऑक्सीजन देखो यहाँ कितना है? 3 है, 3 एटम्स है। इधर साइड में ऑक्सीजन को हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है तो 2 + 1 3, तो यहाँ भी 3 यहाँ भी 3। तो इस केस में क्या है? इस इक्वेशन में जो एटम्स हैं वो दोनों साइड में इक्वल बराबर में है। सो इस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस्ड इक्वेशन बोलते हैं। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई शुड एन इक्वेशन बी बैलेंस्ड? हम लोग चाहेंगे तो हर जगह स्केलेटन इक्वेशन भी लिख सकते थे बिना बैलेंस किए, बट बैलेंसिंग क्यों ज़रूरी है? बिकॉज हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एक ऐसा लॉ है जिससे हम लोगों को ये पता चलता है कि मैटर ना ही क्रिएट होता है नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एंड जितने भी केमिकल इक्वेशंस होते हैं वो उस लॉ को फॉलो करते हैं। और अगर बाई चांस अगर एक इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं होगा, अगर अनबैलेंस्ड इक्वेशन होगा तो वहाँ पर हम लोगों को कहीं पर एटम ज़्यादा मिल जाएगा, कहीं पर कम मिल जाएगा। अगर ऐसा होता है तो वो इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर को फॉलो नहीं कर रहा है, जिससे वो पूरा ही रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए ऑल इक्वेशंस मस्ट बी बैलेंस। सो इक्वेशंस बैलेंस क्यों होना चाहिए? इन ऑर्डर टू comply with the law of conservation of matter, and according to law of conservation of matter
मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एंड अगर हम लोगों के पास एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, सो दैट वुड इम्प्लाई दैट एटम्स हैव बीन क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। जैसे कि हम लोग ये एग्जांपल देखते हैं, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। यहाँ पर पोटेशियम का नंबर कितना है 1, इधर भी पोटेशियम 1 है। अगर मैं ऑक्सीजन का बात करूँ, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 3 है, बट यहाँ कितना है 2। इधर में हो गया 3 एंड इधर में हो गया 2। यहाँ पर ज़्यादा था, यहाँ कम हो गया, मतलब एटम डिस्ट्रॉय हो गया। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर यहाँ पर ऐसा हो रहा है दैट मीन्स वो इस लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। सो हर इक्वेशन को ये लॉ को फॉलो करना ही रहता है। सो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में आई विल टीच यू हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। सो टिल देन, सब्सक्राइब माई चैनल, like and share it.